हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसमें बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। प्रेशर इक्वल टू होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है। दूसरे यूनिट है एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के इक्वल होता है। और यही वैल्यू 76 सेंटीमीटर एचजी के इक्वल होती है और इसी को 760 एमएम एचजी के इक्वल भी लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो निकाल सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। मास की डायमेंशन m हो जाएगी, वॉल्यूम की एल क्यूब हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ml⁻⁻3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ डेंसिटीज हैं, ये आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और ये सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, सीजीएस में भी याद रखिए इसको। डेंसिटी ऑफ एचजी, मरकरी की डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1.03 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इतना तो आपको याद ही रख। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी पर आते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जिसकी भी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है उस डेंसिटी को ऊपर रखेंगे हम, फिर नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर देंगे। और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस होती है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा। ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है और स्केलर होती है। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी आ रही है, तो रेशियो जो है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल ने बताया था, एक तो पॉइंट ये बताया था, दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम हाइट। सेम हाइट पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। मान लीजिए किसी वेसल में फ्लूइड है, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, और उसमें हम किसी एक पॉइंट से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट हो जाता है और वो जिस वेसल में रखा है उस वेसल को भी ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये बताया था पास्कल ने। फिर आते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। जैसे मान लीजिए कोई लेक है और उसमें एच डेप्थ नीचे हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू होती है P = P0 + H ρg। P नॉट यहाँ पर सरफेस का प्रेशर है, H डेप्थ है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो प्रेशर डेप्थ पर जो होगा उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, P = P0 + H ρg। इस प्रेशर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, प्रेशर का पी नॉट के साथ डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर एट डेप्थ और यही कहलाता है गेज प्रेशर। ठीक है, तो गेज प्रेशर किसको कहते हैं? एक्सेस प्रेशर जो डेप्थ पर होता है उसी को कहते हैं गेज प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स क्या होता है? देखिए, जैसे ये 3 वेसल है और ये बॉटम पर इंटरकनेक्टेड है और तीनों वेसल में देखिए सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, सेम हाइट तक लिक्विड है तीनों में, तो बॉटम पर इनके जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, जब हाइट सेम होती है तो प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? The weight of column of air of unit cross section area extending from that point to the top of atmosphere। ठीक है, जैसे मान लिया कि ग्राउंड पर ये 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसके करस्पॉन्डिंग ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम पूरा h हाइट तक, जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक का हम कंसीडर कर लेते हैं, और इसके अंदर जो एयर होती है उसका जो फोर्स लगता है वही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर की वैल्यू होती है। और ये प्रेशर आ जाता है
1013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल एट सी लेवल। ये सी लेवल पर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की गई है एयर के प्रेशर की। ठीक है, इतना समझ आया बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। देखिए, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इवांजेलिस्टा टोरिसेली। इन्होंने डिवाइस किया था फर्स्ट टाइम मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक मेथड इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो डिवाइस उन्होंने यूज की वो कहलाई बैरोमीटर। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर किन साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए? तो आप ध्यान रखिएगा, इवांजेलिस्टा टोरिसेली थे वो। अब देखिए, बैरोमीटर से प्रेशर निकालते कैसे हैं उसको समझ लीजिए। जैसे एक ट्रे ले ली हमने, और उस ट्रे में क्या करते हैं, मरकरी फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर एक ट्यूब लेते हैं, और उस ट्यूब में भी मरकरी फिलअप कर लेते हैं, और इस ट्यूब को उल्टा करके यहाँ पर इस ट्रे के ऊपर रख देते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर का जो मरकरी है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, और एक एच हाइट पर ये सेटल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे नीचे नहीं आएगा। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो, बाहर वाला एक पॉइंट है ए, जो ट्रे में बिल्कुल सरफेस के लेवल पर है, और उसी के करस्पॉन्डिंग ये ट्यूब के अंदर एक पॉइंट है बी। तो देखो, सेम लेवल पर प्रेशर जो होते हैं वो सेम होते हैं, अभी पास्कल लॉ में हम लोगों ने पढ़ा। तो पी ए इज इक्वल टू पीबी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये इक्वल टू पीबी का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस एच रो जी के इक्वल हो जाएगा। तो पी नॉट मतलब यहाँ पर वैक्यूम का प्रेशर वो तो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस एच रो जी। तो इस तरीके से ए का जो प्रेशर होगा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसकी वैल्यू एच रो जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एच यहाँ पर मरकरी की ये हाइट है। जब बैरोमीटर में हम देखते हैं ये हाइट, तो ये 76 सेंटीमीटर मिलती है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करके, और रो ऑफ एच जी पुटअप कर देंगे 13.6 इंटू 10⁻3, और जी की वैल्यू रख देंगे 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को 1 एटीएम के इक्वल भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा और भी यूनिट होते हैं प्रेशर के, जैसे 1 mm Hg की वैल्यू जो है वो 1 टॉर्क के इक्वल होती है, और इसी को ही 133 पास्कल के इक्वल लिखते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि mmHg और टॉर्क, ये दोनों जो है वो मेडिसिन और फिजियोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और मीटरोलॉजी में जो यूनिट यूज होता है वो होता है बार और मिली बार। ठीक है, 1 बार की वैल्यू 10⁵ पास्कल के इक्वल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, या फिर प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बल्ब होता है, और एक ये यू ट्यूब लगी होती है। बल्ब के अंदर हम गैस को फिलअप करते हैं, और इस यू ट्यूब में लिक्विड फिल्ड करते हैं। तो लिक्विड भी ऐसा फिल्ड करते हैं कि जैसे हमको अगर स्मॉल प्रेशर मेजर करना है, या स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, तो उस कंडीशन में लो डेंसिटी वाला लिक्विड भरते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया। और अगर हमको लार्ज प्रेशर मेजर करना है या लार्ज प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, उस कंडीशन में हम हाई डेंसिटी वाला लिक्विड रखते हैं, जैसे Hg हो गया। तो जैसे जिस गैस का प्रेशर हमको मेजर करना है उस गैस को हम यहाँ पर बल्ब में फिल्ड कर देंगे, और यहाँ पर हम लिक्विड भर के रखेंगे। तो हम देखेंगे कि जहां पर गैस का और लिक्विड का कांटेक्ट वाला पॉइंट बन रहा है, ये ए, इसको हम ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और इसी के जस्ट सामने लिक्विड में एक बी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो जो प्रेशर ए का होगा वही बी का हो जाएगा, क्योंकि सेम लेवल पर प्रेशर सेम होते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू प्रेशर ऑफ ए और यही प्रेशर ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस एच रो जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो गैस का प्रेशर फिर पी नॉट प्लस एच रो जी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गैस का प्रेशर मैनोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट पर आते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम लो प्रेशर लो फोर्स लगा करके यहाँ पर एक एंड पर, और इधर पर हम हाई फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हाई फोर्स ऑब्टेन करने पर हमको हेल्प क्या मिलती है कि जैसे मान लीजिए कोई हैवी व्हीकल हमको लिफ्ट अप करना है, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज टू लिफ्ट ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक कार बाई एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स। तो इसमें देखो, यहाँ पर हम F1 का स्मॉल फोर्स लगाते हैं जहां पर एरिया कम है,
और यहाँ पर एरिया लार्ज है तो यहाँ पर हमको फोर्स भी लार्ज मिलता है। अब देखिए जो हम F1 का प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे A1 वाले क्रॉस सेक्शन पर, तो यहाँ पर सपोज दैट P1 का प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर हमको ऑब्टेन होगा, मान लीजिए P2 का ऑब्टेन होता है, तो P1 की वैल्यू P2 के इक्वल होगी, क्योंकि अभी अभी हम लोग पास्कल्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम एक एंड पर एक्सर्ट करते हैं वो पूरा पूरा लिक्विड को ट्रांसमिट हो जाता है। तो P1 प्रेशर की वैल्यू P2 के इक्वल होगी, P1 की वैल्यू देखो F1 अपॉन A1 के इक्वल हो जाएगी, इसी तरीके से P2 की वैल्यू F2 अपॉन A2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से F2 की वैल्यू देखो आ जाएगी A2/A1 इंटू F1, और ये A2 वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 है, तो फिर F2 की वैल्यू भी वेरी वेरी ग्रेटर देन F1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हाई फोर्स हम यहाँ पर दूसरे वाले पिस्टन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें एक टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होती है? ये होती है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2/A1। F2 यहाँ पर हायर फोर्स है जो हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा, और F1 लोअर वाला फोर्स है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पिस्टन में अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये ऊपर वाला पिस्टन, ये फर्स्ट वाला जो पिस्टन है, इसको D1 शिफ्ट करते हैं, तो ये जो दूसरा वाला पिस्टन है वो ऊपर की तरफ कोई D2 शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर देखो D1 इसको शिफ्ट करने पर जितना वॉल्यूम यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होगा। तो A1 D1 वॉल्यूम को हम A2 D2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से एक और रिलेशन हमको मिलता है, A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो पर। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट डज नॉट वेरी विथ टाइम, द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी और स्ट्रीम लाइन। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्यूब है और इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर जब लिक्विड फ्लो करेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक P पॉइंट है, एक ये Q पॉइंट है, ये R है, ये S है। तो हर पॉइंट पर जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी, या कह सकते हो लिक्विड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी, वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। P पॉइंट पर भी कांस्टेंट होगी, Q पर भी कांस्टेंट होगी, R पर भी कांस्टेंट, S पर भी कांस्टेंट। लेकिन ये जो वेलोसिटीज हैं ये सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। मतलब VP VQ VR VS मे और मे नॉट बी इक्वल। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगी। ठीक है, टाइम के साथ इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको स्ट्रीमलाइन मोशन कहते हैं। और एक और बात, स्ट्रीमलाइन मोशन में इसको अगर हम लाइन के थ्रू शो करें, तो ये जो लाइंस है स्ट्रीम लाइंस की, वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक है, तो ये मोशन कहलाता है स्ट्रीमलाइन मोशन। इसी में एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो जब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो से ऊपर फ्लो होने लगता है, जो क्रिटिकल स्पीड होती है, जब मतलब जहां तक जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइन रह सकता है, वो वाली जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो अगर वाटर की या लिक्विड की स्पीड उस क्रिटिकल स्पीड से ओवर हो जाती है, तो फिर उसका जो मोशन है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो फिर मोशन जो है वो जिग जैग टाइप का होने लगता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ट्यूबवेल से पानी निकलता है तो वो जिग जैग टाइप का फेना फेना सा निकलता है, व्हाइट व्हाइट सा। तो ये सब जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा होगा एक ट्यूब के अंदर, तो मान लिया कि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A1 का है और यहाँ का A2 का, तो यहाँ की वेलोसिटी V1 की होगी, यहाँ की वेलोसिटी V2 की होगी। तो देखिए, जितना लिक्विड इधर से इंटर करेगा उतना ही लिक्विड इधर से बाहर भी निकलेगा, तभी तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन बना रहेगा। तो A1 V1 की वैल्यू यहाँ पर A2 V2 के इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम होगा, उतना ही वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम यहाँ से हो रहा होगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्नौली प्रिंसिपल कब दिया गया था। ठीक है, तो ये 1738 में दिया गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इधर देखिए, ये एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हाइट h1 की है, यहाँ पर हाइट h2 की, यहाँ पर वेलोसिटी v1 की है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 की, यहाँ का एरिया a1 का है, यहाँ का एरिया a2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इधर से उधर, तो इसमें जो प्रेशर होता है पूरी इस ट्यूब के अंदर, वो प्रेशर और एच रो जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड की, और हाफ रो वी स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड की, ये तीनों चीजें
तीनों चीजों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट ट्यूब के अंदर। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन पर अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस एच वन रो जी प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, और दूसरे क्रॉस सेक्शन पर यही वैल्यू P2 प्लस एच टू रो जी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, आपको याद रखनी है। P यहाँ पर प्रेशर है, एच रो जी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन में अगर हम रो जी से सभी टर्म में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमको एक और चीज मिलती है, P अपॉन रो जी जो होता है ये कहलाता है प्रेशर है। और यहां देखो रो रो जी जी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो केवल H बनेगा, H को बोलते हैं ग्रेविटेशनल है। और V स्क्वायर अपॉन रो जी थर्ड वाले टर्म में बचेगा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि प्रेशर हेड क्या होता है, ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रम है उसमें ओरिफाइज कर दिया और इससे वाटर बाहर निकल रहा है, तो इसी की स्पीड को स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो इसमें देखिए हमने कंसीडर कर लिया कि पूरा y2 की हाइट का वाटर है, और इसमें सरफेस से ऊपर वाले पॉइंट से h डेप्थ नीचे हमने एक ओरिफाइज कर रखा है, और बॉटम से इसकी जो ओरिफाइस की हाइट है वो y1 की है, यहां से लिक्विड निकल रहा है जिसकी वेलोसिटी v1 की है, इसको फर्स्ट वाला पॉइंट मान लिया है। प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पर अभी ऊपर जो है वो वेसल बंद है, तो यहाँ का प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 जीरो है, ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया का है, तो ये जब वाटर बाहर निकल रहा होगा तो इसकी जो नीचे जाने वाली वेलोसिटी होगी वो लगभग नेग्लिजिबल होगी, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट वन और पॉइंट टू के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। तो पॉइंट वन पर देखो इक्वेशन बनेगी पी नॉट प्लस वाई वन रो जी प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड वाले पॉइंट पर बनेगी पी टू प्लस वाई टू रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वी वन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, देखो अंडर रूट टू जी एच प्लस टू पी टू माइनस पी नॉट अपॉन रो के इक्वल। अब इस फॉर्मूले में अगर P2 की वैल्यू P नॉट के इक्वल है, मतलब यहाँ का जो प्रेशर है वो P नॉट के इक्वल है, तो ये तब P नॉट के इक्वल होगा जब यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, ऊपर का जो सरफेस है वो ओपन होगा, तब यहाँ का प्रेशर P नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो जब P2 की वैल्यू P नॉट के इक्वल होगी तो ध्यान से देखो यहाँ पर उसको पिटअप करेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू जी एच के इक्वल, मतलब यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, एच यहाँ पर हाइट है, जी वही ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। अब ये पूछ सकते हैं कि ये लिक्विड कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, उसकी रेंज निकालनी हो, तो ये यार रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी v1 इंटू टी, और टी वो टाइम है जितने टाइम में लिक्विड यहाँ ग्राउंड पर गिरेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें ऐसे बॉडी आकर के ग्राउंड पर गिरती थी तो उसका टाइम लगता था t इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी, तो h यहाँ पर y1 के इक्वल हो जाएगा अपॉन जी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी v1 इंटू अंडर रूट टू वाई वन अपॉन जी। रेंज निकालनी है तो रेंज इक्वल टू ये निकल के आ गई हमारे पास। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगी इसके लिए भी पूछा जा सकता है, तो रेंज जब मैक्सिमम होती है तो h की वैल्यू y2 के इक्वल होगी, मतलब जितनी हाइट का ये ड्रम है या वेसल है उसकी हाफ हाइट पर अगर हम ऑरिफाइज कर दें, छेद बना दें, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर के ये लिक्विड गिरेगा। ठीक है, तो ये जो h है वो y2/2 के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। देखिए अगर यहाँ का प्रेशर यहाँ पर ओपन एरिया ना होकर के अगर ऐसा हो कि यहाँ पर कोई मशीन वगैरह लगी हो और यहाँ से हम बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, मतलब P2 की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन P नॉट, बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो फिर उस कंडीशन में ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है V1 वाली वेलोसिटी है वो h पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि कितनी नीचे हमने वहां पर ओरिफाइज कर रखा है उस पर डिपेंड नहीं करती, ये वाला टर्म पर डिपेंड नहीं करेगी। तो अब क्या होगा, V1 की वैल्यू जो है वो इस वाले टर्म पर डिपेंड करेगी, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 2P2, और P नॉट तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, उसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि P2 वेरी वेरी ग्रेटर देन P1 है।
तो इस कंडीशन में V1 की वैल्यू अंडर रूट 2P2 अपॉन रो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आए बेटा इसमें वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इफ्लक्स में। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायनामिक लिफ्ट पर। डायनामिक लिफ्ट क्या होता है? देखिए, डायनामिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी सच एज एयरप्लेन, airplane wing, hydrofoil, and spinning ball by virtue of its motion through the fluid. फ्लूइड में अगर ये तीनों चीजें मोशन कर रही हैं तो उन पर एक फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट। ठीक है, पहला केस है बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। ये देखिए, जो बॉल है उसको विदाउट स्पिन मूव करा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट आप खेलते ही होंगे, आपको पता होगा जो बॉलर होता है बॉल फेंकता है तो कभी कभी बॉल को सीधा भी फेंक देता है, कभी कभी स्पिन करा के भेजता है तो ऐसे बॉल घूमती हुई जाती है, कभी कभी अपोजिट स्पिन की भी फेंकता है। ठीक है, ऐसे राइट स्पिन हो सकती है, लेफ्ट स्पिन हो सकती है। कैसी भी बॉल स्पिन करा के फेंकोगे तो क्या होता है कि पाथ जो उसका होता है बॉल का, वो प्रोजेक्टाइल ना हो करके वो डेविएट हो जाता है। तो बॉल के पाथ को डेविएट करा देते हैं स्पिन करा करके बॉलर। ठीक है, तभी तो वो जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किधर आकर के बॉल गिरेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो पहली बॉल ये जो जा रही है ये विदाउट स्पिन जा रही है, तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल बनाती हुई सीधी ही जाएगी। ठीक है, अगर सीधे फेंक दिए तो सीधी ही जाएगी, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा कि जो ऊपर वाली एयर है, जो विंड है यहाँ से जो पास हो रही है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखो v के इक्वल है। और नीचे वाली जो विंड है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बॉल के रिस्पेक्ट में, वो भी v के इक्वल होगी। तो ऊपर भी वेलोसिटी v, नीचे भी वेलोसिटी v, तो ऊपर जितना प्रेशर होगा P1 उतना नीचे भी होगा, तो P1 इक्वल टू P2, तो नेट प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर, जो नेट लिफ्टिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, कोई भी लिफ्टिंग वाला फोर्स नहीं लग रहा है, जिससे इसका जो पाथ है वो ओरिजिनल पाथ ही रहेगा। उसके बाद आते हैं बॉल मूविंग विथ स्पिन। अगर स्पिन के साथ बॉल मूव करती है तो क्या होगा? तो देखो ध्यान से, ये बॉल है, इसको स्पिन करा दी गई है। ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही है लेकिन ऐसे स्पिन करा दी गई है ना? इधर से देखने पर देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो, अब ऊपर की जो विंड होगी, इधर जो पास हो रही होगी, जो सामने से आ रही होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, और बॉल की वेलोसिटी इस तरीके से है। तो जब हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी। तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऊपर समेशन के इक्वल हो जाएगी, तो ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरीके से बॉटम वाले पॉइंट पर देखें तो ये जो बॉल की वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ है, और विंड भी इधर ही की तरफ जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इनके डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि लेस हो जाएगी। तो ऊपर वेलोसिटी मोर होगी, नीचे वेलोसिटी लेस होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें बर्नौलीज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बर्नौली में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका एक आपको इंपॉर्टेंट समझ लो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप बस ध्यान रखिएगा। बर्नौलीज थ्योरम में जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ड्रिंक किए होता है। ठीक है, तो ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति पिए ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और पिए कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो कि पी ए अगर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और पी ए ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखो। तो देखो यहां पर आओ, अब यहां पर वेलोसिटी क्या है? मोर है, तो पी और ए क्या होंगे? कम होंगे, तो प्रेशर यहां पर लेस होगा, तो फोर्स भी लेस होगा। और यहां आओ, यहां पर देखो वेलोसिटी लेस है, तो वेलोसिटी अगर कम होगा तो पी और ए ज्यादा होंगे, तो यहां का प्रेशर मोर होगा और एरिया भी मोर है। ठीक है, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो ये फोर्स F2 जो है वो ग्रेटर होगा और F1 लेस होगा, तो F2 ग्रेटर देन F1, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा F2 माइनस F1, जो इसको लिफ्ट अप कराएगा ऊपर की। तो इसका जो पाथ है वो जो ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल का बनाता हुआ ये जा रहा था, उससे ना होकर के ये डेविएट हो जाएगा, ये और ऊपर से होकर के जाएगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा, यही जो डायनामिक लिफ्ट होता है ड्यू टू स्पिनिंग, इसी को ही बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मैग्नस इफेक्ट क्या होता है। तो डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। अगले पॉइंट पर आते हैं, एरोफॉइल एंड लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। ठीक है, एरोफॉइल में देखो क्या होता है, इसमें इसका जो शेप है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। ऊपर का देखो ये शेप जो है, इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर होती है।
ठीक है, ये बॉटम वाली लेंथ के कंपैरिजन। अब देखो सामने से जो विंड आएगी उसको भी यहाँ पर पहुंचना है, और ये वाली विंड को भी यहाँ पर पहुंचना है। तो इन दोनों विंड को सेम टाइम में यहाँ पर पहुंचना है। तो देखो जो ऊपर वाली विंड है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, तो इसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी, और जो लोअर वाली विंड है उसकी वेलोसिटी लेस होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी लेस तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर कम। ठीक है, तो फोर्स भी नीचे ज्यादा होगा, ऊपर का फोर्स कम। तो P2 ग्रेटर देन P1 होगा, तो F2 भी ग्रेटर देन F1 होगा, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट लिफ्ट अप होते हैं। अब आते हैं विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी क्या होती है? देखिए जो लिक्विड होता है बेटा, वो किसी रिवर में जब फ्लो करता है तो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, ऊपर की लेयर इसमें जो होती है वो सबसे तेज वेलोसिटी से चल रही होती है, और फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी लेयर्स की वेलोसिटी कम होती जाती है, और सबसे बॉटम वाली जो लेयर होती है वो सबसे कम वेलोसिटी यानी कि नेग्लिजिबल वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ठीक है, तो देखिए किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। तो देखो ऊपर वाली लेयर तेज चल रही है, नीचे वाली लेयर धीमे चल रही है, तो ऊपर वाली रब करती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी, तो नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर पर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो ये लेयर है उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक दूसरा टर्म होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है समझिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए दो लेयर हमने ले ली, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v1 है, नीचे वाली लेयर की v2 है। ठीक है, तो ये देखो इनका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है उसमें उसको लिखते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा v यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंस होता है दोनों लेयर के बीच का, दैट इज v1 माइनस v2। और डेल्टा एक्स जो होता है वो दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये आ जाएगी डेल्टा एक्स। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अब इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं और उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ आ जाता है, इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला हमारे पास अब निकल के आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस नीटा ए डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, इसका एसआई यूनिट होता है पॉइजोली, इसको पीआई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? तो इस नीटा को एक तरफ कर लो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ और सबकी डायमेंशन पुटअप करो, तो नीटा की डायमेंशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कुछ। देखो थिन लिक्विड्स जो होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये लेस विस्कस होते हैं। ठीक है, इनमें जो विस्कस फोर्स होते हैं वो कम लग रहे होते हैं। लेकिन जो थिक लिक्विड होते हैं जैसे कि कोल तार हो गया, ब्लड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये मोर विस्कस होते हैं। अगला पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड और थिन होता जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। दूसरा पॉइंट है, वाइल विस्कस विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन जो एयर होती है, गैसेस होती हैं, उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी उनकी इंक्रीज करेगी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन इनका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ क्या होता है? देखिए स्टोक ने बताया था कि मान लीजिए एक बहुत ही लॉन्ग कॉलम का लिक्विड है, तो उसमें अगर एक स्फेरिकल बॉल को हम रिलीज कर दें तो ऊपर से जब हम छोड़ेंगे जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये देखो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो नीचे की तरफ जब ये जाएगी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड भी इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको बोलते हैं स्टोक्स फोर्स। और ये स्टोक्स फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू होती है 6 पाई नीटा वी आर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करना है आपको। 6 पाई नीटा वी आर, वी यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी है और आर उसकी रेडियस। ठीक है, तो 6 पाई नीटा वी आर ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे इसी लिक्विड में यही बॉल जब नीचे की तरफ जाएगी तो धीरे धीरे देखो क्या होगा, अप थ्रस्ट इस पर एक फोर्स लग रहा है, नीचे एक फोर्स mg लग रहा है, और ये एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है।
तो देखो क्या होगा, अप थ्रस्ट तो कांस्टेंट होगा और mg भी इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो fv है ये वेरिएबल है, ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अप थ्रस्ट और ये fv ये ऊपर की तरफ लगेंगे और इसमें fv वेरिएबल है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे जाएगी ये बॉडी, वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते इन दोनों का जो सम है, जब mg के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी, अब उतनी ही वेलोसिटी से ये फर्दर आगे की तरफ गिरता रहेगा, अब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और यही वाली वेलोसिटी कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? जब सब सब नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाए, तो देखो मान लेते हैं कि ये कंडीशन मिल रही है हमको, जब नेट फोर्स उस पर जीरो है, तो अब थ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी, है ना। ये अब थ्रस्ट कितना लगेगा, जितनी ये बॉडी है उसके इक्वल जितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा, है ना, उस लिक्विड का वेट यहाँ पर रखेंगे और 6 पाई नीटा वी आर और इधर बॉडी का वेट रख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वीटी की वेलोसिटी वैल्यू आ जाती है 2r² सिग्मा माइनस रो जी अपॉन 9 मीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2r² सिग्मा माइनस रो जी अपॉन 9 मीटर। सिग्मा यहाँ पर बॉडी की डेंसिटी है, रो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और ध्यान से देखो, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो बेटा अभी इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। ओके बेटा।